Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture second part of one who seeks equity must do equity. In this lecture, I shall tell you what are the conditions to apply the maxim one who seeks equity must do equity, and this maxim applies in Indian laws. What are the acts? One who seeks equity must do equity. ये मैक्सिम तभी अप्लाई होती है जब दो कंडीशंस ऐसी हो फुलफिल हो। पहली कंडीशन ये है कि प्लेंटिफ ने इक्विटेबल रिलीफ की डिमांड की हो, रिप्रेजेंट किया हो। ये मैक्सिम तभी अप्लाई होगी जब प्लेंटिफ ने कोर्ट से इक्विटेबल रिलीफ की प्रार्थना की हो, रिक्वेस्ट किया हो, डिमांड किया हो। यदि प्लेंटिफ ने इक्विटेबल रिलीफ की रिक्वेस्ट नहीं की है तो कोर्ट इस मैक्सिम को अप्लाई नहीं करेंगे। इसके अलावा जब प्लेंटिफ किसी रिलीफ के लिए जो है रिक्वेस्ट किसी लॉ के आधार पर करता है, किसी कानून के आधार पर करता है, तब भी जो है ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होगी, भले ही प्लेंटिफ ने सूट जो है इक्विटी कोर्ट में क्यों न फाइल किया हो। ऐसे केसेस में डिसीजन लॉ के आधार पर होगा, इक्विटी के आधार पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड नाजिरा बेगम लश्कर एवं अन्य वर्सेस स्टेट ऑफ असम एंड अदर्स AIR 2001 के मामले में नाजिरा एवं कुछ अन्य लोगों की अपॉइंटमेंट प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के रूप में हुआ था। अपॉइंटमेंट नियमों कानूनों को अनदेखा करके किए गए थे। न तो कोई एडवर्टाइजमेंट किया गया था, न कोई एप्लीकेशन मांगी गई थी, न कोई सिलेक्शन कमेटी हुई थी। तो जो सिलेक्टेड टीचर थे उनको जो है नोटिस दे करके उनका अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया गया। जब उन्होंने चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, हेल्ड किया कि अपॉइंटमेंटों का रद्द किया जाना अवैध नहीं था, क्योंकि अग्रीव टीचर को न तो कोई लीगल राइट था ऐसे अपॉइंटमेंट का और न ही किसी कोर्ट में वे इक्विटेबल रिलीफ की जो है का क्लेम कर सकते थे। दूसरी कंडीशन ये है, जिस इक्विटी की मांग की गई है वो विचाराधीन जो सूट चल रहा है, जो सूट फाइल किया गया है, उसकी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो। ये मैक्सिम वन हू सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी तब तक अप्लाई नहीं होती है जब तक जो है प्लेंटिफ द्वारा रिक्वेस्टेड इक्विटी विचाराधीन सूट की सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड न हो। फॉर एग्जाम्पल, ए ने यदि मार्गेज प्रॉपर्टी रिडीम कराने के लिए मार्गेजी बी के विरुद्ध सूट फाइल किया है
तो यदि वो ये कहे कि बी ने ट्रेस्पासर के रूप में प्रवेश करके उसे फिजिकल चोट पहुंचाई है, क्षति पहुंचाई है, तो ये मैक्सिम 106 इक्विटी मर्ज इक्विटी अप्लाई नहीं होगा। भारतीय अधिनियमों में ही हु सीक्स इक्विटी मर्ज इक्विटी कहां तक अप्लाई किया गया है, कहां तक समाहित किया गया है? जिन अधिनियमों में इन्हें समाहित किया गया है वह इस प्रकार है। नंबर 1, कंट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 19 का पैरा 1 और 19A में इस मैक्सिम को समाहित किया गया है। पैरा 1 19A कहता है कि जब किसी एग्रीमेंट के लिए कंसेंट जो है क्वार्सन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से कारित हो, तब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो उस पार्टी के ऑप्शन पर वाइडेबल है जिसकी कंसेंट ऐसे प्राप्त की गई है। 19A कहता है कि जब किसी एग्रीमेंट के लिए कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्राप्त की गई है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उस पार्टी के ऑप्शन पर वाइडेबल है जिसकी कंसेंट इस तरीके से प्राप्त की गई है। ऐसी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या तो अब्सोल्युटली समाप्त किया जा सकता है या उस पार्टी ने जिसकी कंसेंट ऐसे प्राप्त की गई उसके ऑप्शन पर वाइडेबल है। कॉन्ट्रैक्ट के अधीन उसने कोई बेनिफिट प्राप्त किया है तो उसे वो लौटाना होगा। ऐसा ही प्राविजन सेक्शन 64 और 65 में किया गया है। इन दोनों ही सेक्शन में जो प्राविजन दिए हुए हैं उसमें कहा गया है कि जब कोई वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एग्रीमेंट जो है समाप्त कर दिया जाता है, शून्य घोषित हो जाता है, तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के को रिवोक कराने वाली, समाप्त कराने वाली पार्टी ने या तो शून्य संविदा के आधार पर पक्षकार, शून्य संविदा के ऐसे पक्षकार से ने संविदा में कोई बेनिफिट प्राप्त किया है तो उस पार्टी को, जिस पार्टी से ऐसा कोई बेनिफिट प्राप्त किया है, लौटाने के लिए कहा जा सकता है और लौटाने के लिए बाउंड होगा। दो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। पहला है बी ने ये प्रामिस देने के फलस्वरूप, प्रतिफलस्वरूप कि वह ए की डॉटर सी से मैरिज कर लेगा। बी को ए 1000 रुपया देता है। प्रामिस करने के समय सी मर चुकी है, एग्रीमेंट वाइड है, किंतु बी को 1000 रुपया जो ए से उसने लिया था उसे लौटाने होंगे। ये 65 का इलस्ट्रेशन ए है। दूसरा ये है, ए एक संगीत समारोह में, म्यूजिक कंसर्ट में 1000 रुपया जो एडवांस दिए जाते हैं बी के लिए गाने का कॉन्ट्रैक्ट करती है। ए इतना बीमार है कि वो गा नहीं सकती। ए उन लाभों की हानि के लिए प्रतिकर देने के लिए आबद्ध नहीं है जो बी को होते यदि ये गा सकती, किंतु उसे एडवांस दिए गए 1000 रुपये बी को लौटाने होंगे। दूसरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है जिसमें भी 106 इक्विटी मर्ज इक्विटी को समाहित किया गया है। सेक्शन 30 और सेक्शन 33 है। सेक्शन 30 में है कि कॉन्ट्रैक्ट को विखंडित कराने वाले पक्षकारों से न्यायालय इक्विटी बरतने की अपेक्षा कर सकता है। किसी कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त या विखंडन या रियोग न्यायान्वित करने पर न्यायालय उस पार्टी से जिसे ऐसा रिलीफ ग्रांट किया गया है
अपेक्षा कर सकता है कि दूसरे पक्षकार को ऐसा कोई बेनिफिट जो उसने एक पक्षकार से प्राप्त किया था वो लौटा दे और उसे ऐसा कंपेंसेशन दे जो न्यायालय द्वारा अपेक्षित हो। ठीक ऐसा ही प्रावधान सेक्शन 33 की सबसेक्शन 1, 33 की सबसेक्शन 2A करती है। सेक्शन 33 2B के प्रावधान करती है कि यदि किसी कंट्रैक्ट की पार्टी इस आधार पर कि संविदा करते समय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अधीन वो सक्षम नहीं था, इसलिए वह शून्य है, न्यायालय से पक्षकार से अपेक्षा कर सकता है कि उसने संविदा के अधीन दूसरे पक्षकार से प्राप्त किया गया फायदा लौटाना होगा। सपोज कीजिए ये जो है बी को माइनर बता करके अपना घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है और बदले में एडवांस लेता है ना। तो वो बाद में कहता है कि वो जो माइनर था जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तो उसे जो एडवांस लिया है, कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड हो जाएगा, उसे जो एडवांस लिया था वो लौटाना होगा। तीसरा एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 35 और 51 में भी इक्विटी के इस मैक्सिमम वन हू सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी को समावेशित किया गया है। सेक्शन 35 जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में प्रावधान करता है, उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी डीड का एक पार्ट एक्सेप्ट करता है तो उसे डीड के दूसरे पार्ट को भी या संपूर्ण पार्ट को एक्सेप्ट करना होगा। वो या तो संपूर्ण डीड के पार्ट को एक्सेप्ट कर सकता है या वो रिफ्यूज कर सकता है। वो ये नहीं कर सकता कि वो लाभ देने वाले जो है डीड के पार्ट को एक्सेप्ट कर ले और जिसमें उसको नुकसान हो रहा है उस डीड पार्ट को जो है स्वीकार कर दे। अर्थात लाभ चाहने वाले पक्षकार को लाभ के साथ हानि भी सहनी करनी होगी। सेक्शन 31 सेक्शन है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की जो ये कहती है कि कोई व्यक्ति की संपत्ति में कुछ सुधार करता है जो वास्तव में उसकी नहीं है, परंतु वह सद्भाव पूरे बिलीव करता है कि संपत्ति उसकी है, तो यदि संपत्ति के वास्तविक स्वामी द्वारा वह एक्सपेल किया जा रहा है तो सद्भाव पूर्व विश्वास करने वाला व्यक्ति वास्तविक स्वामी से संपत्ति के सुधार में किया गया खर्च प्राप्त करने का अधिकारी है। तीसरा जो है नेक्स्ट एक्ट है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 की सेक्शन 62 और 86 में भी इस सूत्र का वन हू सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी को समावेशित किया गया है। सेक्शन 62 है कि जब किसी ट्रस्टी ने इलीगल ढंग से ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को परचेज किया हो तो बेनिफिशियरी यदि उस संपत्ति के ट्रस्ट के अधीन वापस करना चाहता है, ट्रस्ट के अधीन उस प्रॉपर्टी को, तो ऐसा वह तभी कर सकता है जब वह ट्रस्टी द्वारा चुकाए गए परचेज प्राइस का ब्याज सहित भुगतान कर दे। यानी बेनिफिशियरी चाहता है कि जो प्रॉपर्टी इलीगल ढंग से ट्रस्टी ने परचेज की है और वो उसको मिल जाए तो पहले वो ट्रस्टी ने जो पैसा चुकाया था ब्याज सहित वो उसे लौटाना होगा। इसी तरीके सेक्शन जो है 86 कहती है कि विखंडन योग्य संविदा के अधीन संपत्ति ट्रांसफर में दिए गए धन को वापस कर देने की इक्विटेबल शर्त इंपोज रहती है। नेक्स्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट जो रूल ऑफ स्टॉपेल है, उसमें भी इस जो है वन हू सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी प्रिंसिपल्स को समाहित किया गया है। ये जो है जो रूल ऑफ स्टॉपेल है ना, ये सेक्शन 115 एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है। इक्विटेबल स्टॉपेल को इंडियन कोर्ट्स मान्यता नहीं देते, हालांकि 115 में जो रूल ऑफ स्टॉपेल है वो साक्ष्यवादी का ही पार्ट है। कहने का मतलब है यदि किसी आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर कोई पक्षकार भुगतान की स्वीकृति कर लेता है
तो वह सब्सिक्वेंट स्टेज पर उस जो है अवार्ड को चैलेंज नहीं कर सकता। ये जो है रूल ऑफ स्टॉपेज पर ही बेस्ड है। हरि मोहन वर्सेस श्रीमती माया देवी AIR 2012 के केस में ये हेल्ड किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भूखंड पर अपना जो है टाइटल एवं ओनरशिप मानते हुए निर्माण कार्य करा लेता है तो वहां उस भूखंड के स्वामी को भूखंड में उस टाइटल का दावा करने के लिए स्टॉप कर दिया जाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां पर यह अप्लाई नहीं होता है। समितियों के विरुद्ध जो है इंस्टीट्यूट के विरुद्ध नहीं जो है अप्लाई होता है। विनियमों रूल्स रेगुलेशंस के विरुद्ध अप्लाई नहीं होता है और जो अल्ट्रा वायर्स आर्डर्स हैं उनके विरुद्ध जो है ये अप्लाई नहीं होता है। थैंक यू।